अच्छा बेटा, तो कल हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। हमने ये न्यूमेरिकल्स कर लिए थे सारे स्प्रिंग मास सिस्टम के। अब ये सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स हैं। कल हमने ये सारे कर लिए थे। प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने बाद में? जी सर। एक नज़र इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लिया करें। ख़ासकर कम से कम जो न्यूमेरिकल्स के आंसर कैलकुलेटर ज़रूर रखिएगा अपने पास, ताकि टाइम हमारा सेव हो। अच्छा जी, तो सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल पेंडुलम के पहले मैं फॉर्मूले बता देता हूँ आप लोगों को। तो सिंपल पेंडुलम में बस हमारे पास जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, सिंपल पेंडुलम, तो बेटा सिंपल पेंडुलम का जो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है इसमें? 2π√L/g के। ये आप लोग को याद भी होगा आई थिंक। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1/टाइम पीरियड हो जाएगी। टाइम पीरियड आपको पता है, टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो वो हो जाएगा। दूसरी थिंग कि यहाँ पे आपके पास जो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है? √G/L के बराबर होती है। अब अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी होगी तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा √x0² - x²। बहरहाल ये यहाँ यूज़ नहीं हो पाएगा। सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल में ज़्यादातर फोकस टाइम पीरियड पे होता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत हमें नहीं होगी। इतने लेवल के नहीं आते इंटर में न्यूमेरिकल, बीएससी में आते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। और इसमें क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन जो है आपका फाइनल किसके बराबर आता था? a = -G/L × x, इसी के बराबर आया था। तो फ़िलहाल यही इसमें फॉर्मूले यूज़ होंगे, बाकी हम देखते हैं जिसकी आगे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम उसको फाइंड करते जाएंगे। चलें, तो पहला न्यूमेरिकल है। हाँ, एक बात और थी इसमें। अच्छा बेटा, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो ये भी होता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन या फिर वेव्स या फिर साइकिल डिवाइडेड बाय देयर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये चैप्टर 4 में भी यूज़ होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है ना, तो ये है 1/टाइम पीरियड है। लेकिन फ्रीक्वेंसी का एक और फार्मूला भी है कि अगर आपको कहीं नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस गिवन है, नंबर ऑफ़ वेव्स गिवन है, जैसे एक जगह लहरें प्रोड्यूस हो रही हैं, वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं या वाइब्रेशंस हो रही हैं प्रोड्यूस, और वो कितने टाइम में हो रही है, उनका टाइम गिवन है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक वाइब्रेशन का टाइम। अगर एक जगह 20 वाइब्रेशन हो रही हैं और वो 10 सेकंड में हो रही है तो वो टाइम पीरियड नहीं होगा। उसको फिर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल अभी आएगी तो आपको नज़र आ जाएगा। पहला सवाल इसी पे ही आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा जी, तो सही। तो पहला सवाल है द सिंपल पेंडुलम। पहला जुमला पढ़ते ही बेटा आपको अंदाज़ा हो गया कि टॉपिक कौन सा है, पेंडुलम का। एक पेंडुलम जो है वो कंप्लीट कर रहा है 4 वाइब्रेशन इन 8 सेकेंड। तो ये क्या गिवन है आपको? ये गिवन है आपको 4 वाइब्रेशन हो रही हैं, लेकिन ये कितने सेकंड में हो रही हैं? 8 सेकंड में हो रही हैं। तो ये आपको एक तरह से फ्रीक्वेंसी गिवन है जो मैंने नहीं बताई आपको कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन कितनी है यहाँ पर? 4, और उनका टाइम। ये टाइम पीरियड नहीं है। टाइम पीरियड जो होता है वो सिंगल वाइब्रेशन का टाइम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को? यस सर। ठीक है जी।
तो मैं इन 8 वाइब्रेशन और टाइम को सबसे पहले डेटा में लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा, क्वेश्चन 9। ठीक है जी। तो इन डेटा आपके पास वाइब्रेशंस कितनी हैं? 4। और इन वाइब्रेशन का टाइम कितना है? 8। तो बेटा अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो इसको अगर मैं n लिख देता हूँ कि n है n/t या 4/8, तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 0.5। हाँ, यानी कि हाफ आ गई, 0.5 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी मिल गई। मैं अभी न्यूमेरिकल मैंने आगे पढ़ा ही नहीं। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गई बेटा, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो डायरेक्ट बता दीजिए इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 1/f। तो 1/0.5 करेंगे तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा 2 सेकेंड। यानी कि ये सेकंड पेंडुलम है। कौन सा पेंडुलम है बेटा ये? सेकंड मैंने पेंडुलम। सिर्फ अभी न्यूमेरिकल की एक लाइन पढ़ी और मैंने उसकी इतनी सारी बातें निकाली कि ये जो भी पेंडुलम है ये होगा सेकंड पेंडुलम। और सेकंड पेंडुलम की 3 बातें हम पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी हाफ होती है, टाइम पीरियड 2 होता है, लेंथ होती है 1 मीटर। लेंथ उसने बहरहाल नहीं पूछी, लेकिन मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ आगे बंद करके। चलें देखते हैं न्यूमेरिकल में आगे वो हमसे पूछ क्या रहे हैं। सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड इट्स टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून। कह रहे हैं बताइए इसका टाइम पीरियड जो है वो सरफेस ऑफ मून पे कितना आएगा। तो आपने बेटा इसका टाइम पीरियड जो निकाला है, ये जो वाइब्रेशन कर रहा है ये कहाँ पे कर रहा है? जो वाइब्रेशंस कर रहा है ये कर रहा है अर्थ के ऊपर। तो ये जो इसका टाइम पीरियड हमने निकाला है ये कहाँ के आया है? अर्थ का आया है, मून का आया है, जुपिटर का आया है? कहाँ का है? अर्थ का। क्योंकि ये काम ये जो कर रहा है अर्थ पे कर रहा है। अच्छा जी, वेरी गुड। तो ये टाइम पीरियड इसका आया है अर्थ का, तो मैं यहाँ TE लिख सकता हूँ क्योंकि ये सारा डेटा अर्थ का मौजूद है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप इसका टाइम पीरियड बताइए कहाँ का? मून का। तो डेटा कंप्लीट कर लेते हैं हम। हमें टाइम पीरियड बताना है मून पर, TM लिख दिया मैंने इसको। और उसके साथ उन्होंने एक कंडीशन और भी दिया आपको। क्या दिए? कि एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है अर्थ के ऊपर। ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 1/6 है अर्थ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि ये बात आपको याद हो जानी चाहिए अगर आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ चुके हैं कि बेटा हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो कितनी होती है? 9.8 होती है। कहाँ पर होती है? अर्थ के ऊपर। लेकिन यही वैल्यू ऑफ जी जब मून पर जाते हैं तो क्या हो जाती है? हमारी इस अर्थ की वैल्यू का कितना हो जाती है? 1/6 हो जाती है। यानी जी ऑफ अर्थ को डिवाइड कर दें 6 से, यानी कि 9.8 को डिवाइड कर दें 6 से। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि ग्रेविटी ऑफ मून किसके बराबर होती है? 9.8 डिवाइड बाई 6। 9.8 डिवाइड बाई 6 यानी 1/6 ऑफ 1/6 किसका? वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ, यानी 9.8। इस ग्रेविटी को हम वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो अर्थ का आता है, उसको हम GE से लिखते हैं। बात क्लियर हुई? तो यहाँ एक बात जो आपको और गिवन है वो क्या गिवन है कि जो ग्रेविटी है मून पर वो अर्थ की ग्रेविटी की कितनी है? 1/6 है। यानी 9.8 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.61 कुछ आती है। 1.63। ठीक है जी, तो 1.63 आ गई आपके पास ये। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ें। ठीक है, ये बात बेटा याद रखिएगा, इसको MCQs में भी आता है। जो 1/6 वाला जो है ना, ये बात कि 1/3 ये छठे यानी कि 6 हिस्सों का एक हिस्सा है। एक चीज़ को आप 6 हिस्सों में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6, तो जो एक पार्ट बनेगा वो है।
अच्छा जी, मैं फार्मूला रब कर देता हूँ। ज़्यादातर पेंडुलम में यही फार्मूला यूज़ होगा, टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड, बस। ठीक है, तो बेटा टाइम पीरियड आपको मून का बताना है। किसका बताना है? मून का। इस न्यूमेरिकल करने के 2-3 तरीके होते हैं, मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से कराऊंगा, जिस तरह से पैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स कराई जाती हैं। सोल्यूशन पे आते हैं। तो बेटा हमें पता है टाइम पीरियड फॉर अर्थ का फॉर्मूला कितना है? T इजिकल टू 2π√L/g के बराबर होता है। इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। ये टाइम पीरियड आया अर्थ का। सिमिलरली अब मैं लिखूँगा कि टाइम पीरियड फॉर मून। तो बेटा जब इस पेंडुलम को मैं मून पर लेके जाऊँगा तो उन्होंने लेंथ तो चेंज नहीं की ना, लेंथ तो वही है ना पेंडुलम की। इस पेंडुलम को हम अर्थ से कहाँ ले गए? मून पर ले गए। लेंथ उतनी है, फ़र्क किस में आया है? वैल्यू ऑफ जी में आया है। 2π भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, तो जी की वजह से टाइम पे फ़र्क आया है। तो इसका अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? देखें, टी एम इज़ इक्वल टू 2π√L/, वैल्यू ऑफ जी क्या आ जाएगी? क्योंकि मैं कहाँ का टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ? मून का। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की जगह वैल्यू ऑफ जी किसकी आ गई? जी एम आ गई। ये बात समझ में आई है आप लोगों को? जी सर। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने फॉर्मूला लिखा टाइम पीरियड अर्थ के लिए, टाइम पीरियड मून के लिए। अगर जुपिटर का कहते तो मैं जुपिटर का भी लिख देता कि इस पेंडुलम को हम जुपिटर पे ले गए। लेकिन यहाँ पे जो फ़र्क आएगा वो किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ लेंथ वही रहेगी पेंडुलम की, वैल्यू ऑफ जी में फ़र्क आएगा, जिसकी ऐसे टाइम पीरियड में चेंजेस आते हैं। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू से नहीं, मैं इस वाले, मैं यहाँ पे जिसको सवाल को सॉल्व करूँगा तो मैं इस पोर्शन को यूज़ करूँगा बेटा। मैं चाहूँ तो इसको आसान तरीके से कराता हूँ, लेकिन ये चीज़ सीखें आप लोग को आनी चाहिए। अच्छा जी, तो बेटा ये तो क्वेश्चन 1 हो गई। अब मेरे पास जो डेटा में गिवन है, डेटा में क्या गिवन है? ग्रेविटी ऑफ मून गिवन है। ग्रेविटी ऑफ मून किसके बराबर है? G/6 के बराबर है। तो ये रही G/6 की वैल्यू। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रख दूँगा, पुट वैल्यू ऑफ Gm। तो बेटा क्या बन जाएगी ये? Tm इज़ इक्वल टू 2π√L/, और Gm की जगह बेटा क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ G डिवाइड बाय 6। 6 डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी क्वेश्चन? 2π√6 मल्टीप्लाई बाय L/g। तो ये मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ मून की वैल्यू आ रही है। सही है जी। अब बेटा अगर इस फॉर्मूले को मैं इस अर्थ वाले फार्मूले से कंपेयर करूं, ये वाला फार्मूला जो है, ये फार्मूला अर्थ के लिए, किसके लिए? अर्थ के लिए। ये जी भी किसकी? अर्थ की है। तो बेटा इस फार्मूले में जो इजाफी चीज़ आई है वो कौन आया है? 2π यहाँ पर है, 2π यहाँ पर है, L यहाँ पर है, L यहाँ पर है, G यहाँ पर है, G यहाँ पर है। इजाफी चीज़ कौन है? 6। और ये 6 नहीं है, √6 है। तो उस √6 को मैं अलग कर लूँगा, यानी कि मैं इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकता हूँ कि √6 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 2π√L/g, टाइम पीरियड ऑफ मून। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो पूरी इक्वेशन आपको नज़र आ रही है इस ब्लू ब्रैकेट में, ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर है? टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के बराबर है। तो लिख देंगे कंपेयर फ्रॉम 1। तो Tm बराबर आ जाएगा आपके पास √6 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ आप पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है? 2 सेकेंड। तो इसका बेटा क्या आंसर आ गया? ये चीज़ एग्जाम में आती है MCQs में, मैंने इसलिए शक्ल में कराया। तो टाइम पीरियड ऑफ मून कितना हो चुका है? टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना है? 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय √6, ये एक अजीब तरीका लग रहा है। तो 2 को हम शुरू में लिख देंगे, 2 √6
सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात कि टाइम जी पीरियड सर। ऑफ मून कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, या √6 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। ये तीनों जुमले एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी की ये वैल्यू रख देता तो मेरा न्यूमेरिकल यूँ हो जाता, लेकिन मुझे आपको ये शक्ल दिखानी थी कि न्यूमेरिकल को आप तरीके से करना सीखें। मैं डायरेक्ट चाहता तो यहाँ बेटा इस फॉर्मूले में क्या रखता, यहाँ पे ये वैल्यू रख देता 1.6, या ये रख देता 9.8 डिवाइड बाई 6। लेकिन हमें तो कंपेयर करना है ना, हमें डेटा पूरा नहीं पता यहाँ पे, हमें लेंथ नहीं पता। लेंथ पता होती डायरेक्ट न्यूमेरिकल की वैल्यू रख देते। तो ये जो हमने सॉल्व किया है ना इस तरीके का, ये कहलाता है पैरामेट्रिक प्रॉब्लम। इसमें हमें आंसर यूँ मिलता है कि टाइम पीरियड ऑफ मून इतना टाइम हो जाएगा अर्थ का, √6 टाइम्स हो जाएगा। √6 को जब आपने रखा तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ की वैल्यू 2 थी, तो 2 टाइम्स √6 आ गया। इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग, या इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ठीक है लाइबा, जी सर हो गया। तो बेटा ये न्यूमेरिकल हमारा हो गया 9। अब इसके बाद दूसरा क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। ठीक है जी, यानी सेकंड पेंडुलम होगा। सरफेस ऑफ अर्थ पे कैलकुलेट दिस टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून वेयर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 1/6। तो बेटा ये सेम वही है, देख लीजिए ऊपर आंसर क्या आ रहा है, √6 टाइम्स ऑफ टी, तो ये आंसर आएगा 4.9 सेकेंड। तो ये भी आंसर कितना आ रहा है, 4.96 सेकेंड ही आ रहा है। तो 9 और 10 दोनों सेम है। आगे बढ़ जाऊँ? जी सर। जी सर। ठीक है जी, 11 पे आते हैं। अब ये कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। कहाँ पर मालूम करनी है, जुपिटर पर। और कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जी कितनी है, 2.6 टाइम्स है अर्थ की। सवाल समझ आया कि सेकंड पेंडुलम है, यानी कि ऐसा पेंडुलम है इसकी टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0.5 सेकंड, या 1/2 सेकंड, 2 हर्ट्ज़ होगी। आपने बताना है कि उसका जो है लेंथ कितनी आएगी। फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द प्लैनेट ऑफ जुपिटर। सर इसमें वही टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला रहेगा। जी, सब में टाइम पीरियड और ही लगेगा बेटा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है न्यूमेरिकल, इसको समझें और से। ये कह रहे हैं एक है फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन जुपिटर, यानी कि एक पेंडुलम को हम जुपिटर पे ले गए और उसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 2 सेकंड आ रहा है। तो बताइए उसकी लेंथ कितनी होगी। यानी यहाँ पर इन्होंने लेंथ चेंज की है, यहाँ पे इन्होंने लेंथ चेंज की है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर आता है इसका, सोल्यूशन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, तो इस सवाल में क्या कहा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, यानी कि पेंडुलम क्या है जिसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर होगा, अर्थ पर होगा, सॉरी जुपिटर पे कह रहे हैं। टाइम पीरियड कितना है उसका, 2 सेकंड है, और ये कहाँ पर है, जुपिटर पर है। तो बताइए उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जी जो है जुपिटर की, वो किसके बराबर है, 2.63 टाइम्स। क्या कह रहे हैं, 2.63 टाइम्स है वैल्यू ऑफ अर्थ का।
इस जी का मतलब बेटा क्या होता है, आंखें बंद करके 9.8, और ये वैल्यू कहाँ की होती है, अर्थ की सरफेस की होती है। जी जो लिखते हैं ना आप लोग न्यूमेरिकल में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको मैं जी ई भी लिख सकता हूँ, जी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा जी, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन, हमें टाइम पीरियड निकालना है, फॉर लेंथ निकालनी है। तो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, इसका टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई √L अपॉन जी। ये पूरा जो मैंने फॉर्मूला लिखा है किसके लिए लिखा है, जुपिटर के लिए लिखा है, ये जुपिटर के लिए। हर चीज़ कहाँ पे आएगी, जुपिटर पे, यानी टाइम पीरियड भी कहाँ का है, जुपिटर पे। वो पेंडुलम 2 सेकंड का टाइम पीरियड दे रहा है जुपिटर पर, वैल्यू ऑफ जी इसके बराबर है। बताइए उस वक्त जुपिटर पे उसकी लेंथ कितनी रखनी पड़ी होगी 2 सेकंड निकालने के लिए। ठीक है जी, तो वैल्यूज रख दीजिए, या पहले उसको इक्वेट कर लीजिए फॉर्मूले को। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ जी रखेंगे ये, क्योंकि लेंथ तो हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर 2 पाई √L हमें फाइंड आउट करना है, और इसकी जगह बेटा क्या आ गया, 2.63 टाइम्स ऑफ जी। जी का मतलब क्या होता है 9.8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने स्क्वायरिंग कर ली बोथ साइड पर, तो बेटा क्या हो जाएगा, t² बराबर हो जाएगा 4 पाई² L अपॉन 2.63 मल्टीप्लाई बाई जी। तो बेटा लेंथ चाहिए तो ये वाली वैल्यू वहाँ चली जाएगी और 4 पाई² यहाँ आ जाएगा। तो 2.63 मल्टीप्लाई बाई जी मल्टीप्लाई बाई t² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 पाई² इज इक्वल टू लेंथ। तो बेटा ज़रा बताइए क्या आंसर आ रहा है, 2.63 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8 होती है अर्थ के लिए, और t² कितना है इसका, 2 सेकेंड है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 ख़त्म हो गया, 3.142 का स्क्वायर। तो बताइए लेंथ ऑफ कितनी आ रही है उस पेंडुलम की जो कि जुपिटर पर जाकर सेकंड पेंडुलम बन गया है। सर 2.6 मीटर। ठीक है जी, 2.6 मीटर। क्लियर है सवाल? जी सर। 2.6 मीटर। फिर ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। कंप्यूट द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून वेयर सिंपल पेंडुलम 1.5 मीटर लॉन्ग मेक्स 100 वाइब्रेशन इन 605 सेकेंड। हाँ भाई लाइबा, इसका डेटा बताएंगी ज़रा आप, क्या बताना है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है सरफेस ऑफ मून, जो कि हमें पता है कितनी होती है, 1.63 होती है, 1.61 तक होती है, 1.6। लेकिन वो बतानी है, हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, मून पर करनी है, कहाँ पे करनी है, मून पर। और उस सिंपल पेंडुलम की वहाँ लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, और वो कितनी वाइब्रेशंस कर रहा है कितने सेकंड में, 100 वाइब्रेशंस और 605 सेकंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बेटा, 100 डिवाइड बाय 605, 100 डिवाइड बाय 605, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और फिर टाइम पीरियड कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो टाइम पीरियड आएगा। फ्रीक्वेंसी का थोड़ा रेसिप्रोकल कर देंगे तो उससे टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से मैं करा देता हूँ उसको। इसके बाद क्या, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, ये कहाँ आएगा, इतना आसान सवाल 99 में आ गया था। ठीक है, हाउ द, ठीक है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो हाँ लैब आधा डेटा बताएंगे बेटा आप मुझे, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, कहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर है 12।
मून पर निकालना है। और क्या कह रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है पेंडुलम की? 1.5 मीटर और वाइब्रेशन 100 हाँ, और टाइम 605 वाइब्रेशन सेकंड्स। कितनी 100 है और उन वाइब्रेशंस का टाइम कितना है? 605 सेकंड। 605 सेकेंड। जी, तो ये इसका बेटा डेटा मैंने बना दिया है। फ्रीक्वेंसी सर 0.165 आएगी। हाँ, मुझे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, आप लोग देख के बताएं मुझे। 100 डिवाइडेड बाय 605, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है हर्ट्ज़ में? 0.165। 0.165। इसका बेटा रेसिप्रोकल करें तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1/f। 6.05। अच्छा, जो टाइम पीरियड कितना आ गया? 6.05 सेकेंड। 05। तो बेटा ग्रेविटी निकालनी है, लेंथ भी पता है, टाइम पीरियड भी पता है, तो कर लीजिए सॉल्व। सोल्यूशन फॉर ग्रेविटी ऑफ मून, तो टी बराबर है 2π√L/g के। ये सारा डेटा मून का गिवन है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी बेटा हमने, तो क्या हो गया? टी स्क्वायर बराबर हो गया 4π² L/g। तो बेटा जी कितना हो जाएगा? जी उधर चला जाएगा और टाइम पीरियड यहाँ पे आ जाएगा नीचे, तो 4π² L/t²। इनकी वैल्यूज़ रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1.61। ठीक है जी, 1.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा? जी, आगे बढ़ें या कॉपी कर रहे हैं आप लोग? हो गया सर। सर 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, कर लेगा उनको। सर हो गया। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, ये हो जाएगा ये कराऊँ? टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा, टी की जगह आप 2 सेकंड रख देंगे तो लेंथ आ जाएगी आपके पास, जैसे लेंथ अभी पहले निकाली। हो जाएगा सर। जी लाइबा। सर हो जाएगा। अच्छा जी, ये दो रीज़न है बेटा। हाउ वुड वेट ऑफ अ बॉडी वेरी इफ इट टेक फ्रॉम अर्थ टू मून? इफेक्ट ऑन मास क्या आएगा बेटा? अगर एक बॉडी को मैं अर्थ से मून पर ले जाऊं तो उसके मास में कोई फ़र्क आएगा क्या? यस सर, शायद सर आएगा। आएगा। अच्छा आएगा। मास होता क्या है बेटा? क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि उस ऑब्जेक्ट में मैटर कितना है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं अर्थ से मून पर चला जाऊँ तो क्या मेरे हाथ पाँव कम हो जाएंगे, या मेरे हाथ पाँव वाँव सब उतने ही रहेंगे? वज़न की बात नहीं कर रहा मैं, अपने क्वांटिटी ऑफ मैटर, अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, क्वांटिटी ऑफ मैटर सर कम वही नहीं होगा। रहेगी। हाँ, तो वो कम नहीं मास हो जो है सकती। वो चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो जाता है। और वेट भी क्यों चेंज होता है? वैल्यू ऑफ जी की वजह से। तो मास विल रिमेन अनचेंज। ओके, फिर ये कह रहे हैं आ वायर हैंग फ्रॉम अ डार्क टावर सो डैट अपर एंड इज़ नॉट विजिबल, हाउ यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ अ वायर। ये भी एक अच्छा रीज़न है, लेकिन ये बहुत कब आया? ये 2009 में कभी आया था ये? हाँ भाई, चलिए पहले अगला न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम सरफेस ऑफ मून वेयर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0.16 टाइम्स ऑफ अर्थ। ये बिल्कुल वही न्यूमेरिकल जो भी हमने ऊपर किया था 9, 10 और ये 15। थोड़ी सी उन्होंने इसकी शक्ल बदल दी है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम द सरफेस ऑफ मून वेयर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0.6 टाइम्स ऑफ द अर्थ। चलें ये कर लेते हैं न्यूमेरिकल।
तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम सरफेस ऑफ मून, यानी कि एक पेंडुलम जो है वो सेकंड पेंडुलम बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है? मून के ऊपर। तो मून पर जाने पर उसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है? 2 सेकेंड आ रहा है। आपने क्या बतानी है? उसकी लेंथ बतानी है। और कह रहे हैं कि जो एक्सलेशन है, ये सब मून का डेटा चल रहा है बेटा, ये सारा मून पर डेटा चल रहा है। कह रहे हैं जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून पर वो कितनी है? ये तो आपको पता है कि g/6 तो होती है। इन्होंने इसको अलग तरीके से लिख दिया है। इन्होंने इसको कैसे लिख दिया है? 0.167 टाइम इसको इन्होंने लिख दिया है। इस तरह से नहीं दिया है इन्होंने आपको, इन्होंने दिया है आपको कि ग्रेविटी ऑफ मून कितनी है? 0.167 टाइम्स ऑफ जी। यानी कि बेटा अगर आप 1/6 को कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.67। इतना चेंज किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया ना। जी सर। अच्छा जी, तो कैलकुलेट कीजिए इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आ रहा है। 1.63। हाँ, तो 1.63 या 1.612 ऐसा ही आंसर आता है इसका। तो निकाल लीजिए टाइम लेंथ। ये टाइम पीरियड 2π√L/g, ये भी मून का है, ये भी मून का है, लेंथ भी मून पर ही आपको निकालनी है। तो बेटा हो जाएगा, ये वैल्यूज़ रखनी है, सिर्फ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो t² 4π² L/gm, तो gm L निकालना है आपने, तो gm यहाँ चला जाएगा, ये चीज़ इधर आ जाएंगी। तो t² मल्टीप्लाई बाय gm डिवाइड बाय 4π² इज इक्वल टू L। वैल्यूज़ रखिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। सर 0.165। ठीक है जी, तो इस पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी? 0.165 होगी। क्लियर है बेटा? अच्छा जी, तो ये हमारे सारे न्यूमेरिकल हो गए इसके। अब ये जो है ये वाला एक रीज़न रह गया है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन इसको आप लोगों को सॉल्व खुद कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि एक वायर जो है वो हैंग हुआ हुआ है एक डार्क टावर से, जिसकी अपर साइड हमें पता नहीं चल रही। तो बताइए उसकी हम लेंथ कैसे मालूम करेंगे? ये कॉपी कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। जी हो गया कॉपी? जी सर। हाँ भाई, इसको ज़रा सोचें। एक वायर जो है वो हैंग हुआ है, इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रीज़न है क्वेश्चन 14B। तो बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि एक वायर हैंग हुआ है टावर से, जिसका टॉप हमें विजिबल नहीं है, बताइए उसकी लेंथ कैसे बताएंगे। यानी कि इस तरह का सवाल है कि एक ये वायर जो है ये हैंग हुआ है, ठीक है, यहाँ से हमें इसकी लेंथ बतानी है।
और कह रहे हैं कि यहाँ ऊपर डार्कनेस है, इस पूरे रीजन में क्या है, यहाँ डार्कनेस है। हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें मतलब यहाँ तक नज़र आ रहा है। तो बताएं हम इस वायर की लेंथ कैसे बताएंगे, ये यहाँ से अटैच हुआ हुआ है। हम क्या करेंगे, इस वायर से किसी पत्थर को बांध देंगे या खुद ही लटक जाएंगे, और इसका टाइम पीरियड नोट कर लेंगे एक वाइब्रेशन का। ये तो कर सकते हैं ना कि यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, इसने एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लिया, वो कहलाएगा इसका टाइम पीरियड। सर इतनी फिलोसफी एक वायर पे इससे यही अच्छा तो है ना ऊपर रीज़न। जाके लाइट सर इतना सोचना। हाँ, सोचना पड़ता है, ऐसी बात है। आपको पता है टाइम पीरियड में 2 π√L/g है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास पे डिपेंड नहीं करता, ये रीज़न आता है। टाइम पीरियड नॉट डिपेंड अपॉन मास इन सिंपल पेंडुलम। तो आप इससे पत्थर बांध दें या खुद लटक जाएं या कोई रस्सी बांध दें या कोई बुक बांध दें और इसकी एक ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लें, तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। मान लीजिए इसका टाइम पीरियड अगर 1 सेकंड आ गया मिसाल के तौर पर, तो 1 सेकंड रखा, अर्थ के ऊपर है, आप 9.8 वैल्यू होती है, लेंथ आप मालूम कर लेंगे। समझ में आई बात? लिख लेंगे इसको आप लोग खुद ही। जी सर। एग्ज़ाम में तो सर, वैसे ये इसमें कभी भी नहीं आएगा, नामुमकिन है इसका आना, लेकिन एक लॉजिक थी, मैंने आपको बता दी, रीज़न था। अच्छा, टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल में, क्या करें। अच्छा जी। सर इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस लगी हुई है इसमें। हाँ, रॉकेट चलने उड़ गया। ठीक है बेटा, पेंडुलम के सारे न्यूमेरिकल हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आज मैं आपको पढ़ाऊँगा वेव्स। ठीक है, और डायरेक्ट हम स्टैंडिंग वेव्स पे आ रहे हैं कि हमारा मेन टॉपिक जो है वो स्टैंडिंग वेव्स ही है। अच्छा जी, तो बेटा हमने जो है वो पोर्शन तो कर लिया था, हम वेव्स के ऊपर आ रहे हैं। वेव्स बेसिकली क्या कहते हैं, हम कहते हैं लहरों को या मौजों को। तो जब भी बेटा किसी मीडियम में हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये डिस्टर्बेंस क्रिएट की, इस डिस्टर्बेंस से होता क्या है कि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करती है। अब एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब ट्रैवल करती है, तो वो जो ट्रैवलिंग में शेप अख्तियार करती है, उस शेप को हम वेव कहते हैं। जैसे एक पानी में, एक मिसाल के तौर पे ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट से मैंने एक रस्सी को होल्ड किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इस रस्सी को अप एंड डाउन डिस्टर्ब करूँगा, तो आपको पता है इसमें इस तरह की लहरें बनती हुई नज़र आएंगी आपको। तो ये क्या बन रही है, इसके अंदर वेव्स बन रही हैं। whenever an isolated disturbance in a medium, ये मीडियम क्या होता है, मीडियम का मतलब होता है कोई भी वहाँ पे जो एटम मॉलिक्यूल्स या कि मटेरियल जो मौजूद है वहाँ पे। मीडियम मतलब वट एवर भी द मटीरियल मौजूद जो वहाँ पे मौजूद है। जैसे एयर एक मीडियम है, सॉलिड एक मीडियम है, लिक्विड एक मीडियम है। तो ये सब क्या है, मीडियम है। गैस, सॉलिड, लिक्विड ऑल आर मीडियम। तो जब भी किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो उससे क्या होता है, एनर्जी इज ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड जो शेप अख्तियार करती है उस शेप को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई। इसको मैं यूँ भी लिख देता हूँ कि व्हेन अ डिस्टर्बेंस is created in a medium,
then energy is transferred from one point to another in a specific shape. उस शेप को हम क्या कहते हैं? दैट शेप इज कॉल्ड वेव. वो शेप क्या कहलाता है बेटा? वो वेव कहलाती है. तो यहाँ पे बेटा हमने डिस्टर्बेंस कैसे की? मैंने अप एंड डाउन डिस्टर्बेंस की, तो वेव जो है वो आगे गई. वेव का काम क्या है? हमेशा आगे बढ़ना है. जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो वेव हर जगह जा रही है, इन ऑल डायरेक्शन. वेव इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन. अब वेव जाते वक्त मीडियम को, एयर के मॉलिक्यूल्स को, या पानी में हम पत्थर को ड्रॉप करते हैं तो आपने देखा होगा रिपल्स बनते हैं, इस तरह के लहरें बनती हैं. अब ये लहरें इस तरह की होती हैं, हमें तो सिर्फ समंदर की लहरें जो नज़र आती हैं तो हमें उसका सिर्फ अपर पार्ट नज़र आ रहा होता है. उतनी ही लहर समंदर के अंदर भी होती है. इसको हम वेव कहते हैं. इसके इस अपर पार्ट को कहते हैं हम क्रस्ट, और इसके लोअर पार्ट को हम कहते हैं ट्रफ. ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं. ये इस सेंटर पॉइंट से जितना ऊंचा होता है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी ये मीन पोजीशन बन रही है इसकी और ये एक्सट्रीम बन रही है. और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आता है वो नेगेटिव आता है. अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका 10 आ रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा. तो ये बात क्लियर हुई बेटा? वेन एवर डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम देन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड द शेप विच फॉलोड बाय द एनर्जी इज कॉल्ड वेव. अब कभी कभार ये शेप ऐसा होता है कि पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट होने, तो यहाँ पे देखना है आप रोप कैसे वाइब्रेट हो रही है अप एंड डाउन. पानी में भी हम डिस्टर्बेंस करते हैं तो पानी कैसे आता है? पानी पहले अंदर दबता है फिर ऊपर आता है. तो अब हम इनके शेप्स के ऊपर बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेव क्या होती हैं. ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. What is wave? Wave is basically a shape which is offered by the shape जो कि एनर्जी बनाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करने के लिए. शेप क्रिएटेड बाय एनर्जी व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट शेप इज कॉल्ड वेव. ओके, तो ये हमारे पास वेव होती है. अब वेव दो किस्म की होती हैं. वैसे तो 3 किस्म की होती हैं वेव हमारे चैप्टर में. तो खैर वेव बेटा होती हैं मैकेनिकल वेव, और कुछ होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है. और एक तीसरी वेव होती है, इसको हम कहते हैं मैटर वेव. ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे. ये वाली वेव बड़ी इंटरेस्टिंग है. ये कहती है कि हर इंसान, हर ऑब्जेक्ट एक वेव की शक्ल में है, और ये बात साबित भी हो चुकी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन साहब ने वेव नेचर शो कर दिया था. बहरहाल ये सेकंड ईयर में अगर पढ़ने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पे हम देखेंगे इस चीज़ को. अच्छा जी, तो वेव बेटा मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है. रिक्वायर्ड मीडियम. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एयर मौजूद है. अगर एयर हम यहाँ से हटा दें तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाएगी. आप देखते हैं स्टार्स में, सूरज में इतने सारे ब्लास्ट हो रहे होते हैं, लेकिन उसकी लाइट हम तक पहुँच जाती है लेकिन आवाज़ नहीं पहुँच पाती क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं है. अगर बीच में कोई मीडियम आ जाए, कोई गैस का क्लाउड आ जाए, तो वो इतनी तेज़ साउंड होती है ना बेटा कि वो एक सूर बन जाएगा. क़यामत के लिए यही सूर ही काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए. इनमें इतने ख़तरनाक ब्लास्ट हो रहे होते हैं.
सूरज में तो एट अ टाइम समझ लीजिए आप लाखों अरबों खरबों एटम बम ब्लास्ट हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी साउंड हम तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन एनर्जी पहुंच जाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? विच डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। जैसे लाइट एनर्जी हो गई, लाइट वेव एग्जाम्पल। जितनी भी वेव्स हैं, लाइट वेव्स, हीट वेव्स, ये सारी क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। इनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हमारे मोबाइल से जो सिग्नल निकलते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। लाइट वेव्स, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, सारी वेव्स जो हैं, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, ये सब क्या हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारा जो टॉपिक यहाँ पे चलेगा वो मैकेनिकल पे चलेगा। तो मैकेनिकल वेव हमारे पास जो सबसे पहले आती हैं वो दो टाइप की हैं। एक है ट्रांसवर्स वेव और एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है यहाँ तक? और फिर ट्रांसवर्स वेव में से ही जो है हम बात करेंगे किसकी? स्टैंडिंग वेव की, और ये हमारा टॉपिक है। जी क्लास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ये रब कर दूँ? जी सर। जी सर कर दें। ठीक है जी। तो बेटा हम ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल पे आएंगे। ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल भी एग्ज़ाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर चल रहा है हमारा प्रॉपर सीक्वेंस में। तो फिर डायरेक्ट मैं फिर स्टैंडिंग वेव पे आ जाऊँगा, तो उसको ज़रा जल्दी से समझ लीजिए कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव बेटा वो होती है जिसमें हम जब भी मैंने बताया कि जब भी किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस करते हैं तो उसमें एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और ट्रैवलिंग के दरमियान वो मीडियम को डिस्टर्ब करती हुई जाती है, मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराती हुई जाती है एक शेप में। तो अगर किसी मीडियम के पार्टिकल, ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन का मतलब वेव जहाँ जा रही है। सर आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई थी, तो मैं फिर से बोलती हूँ, आपने भी बोला। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर वेव और उसकी, तो डायरेक्शन ऑफ, ये मान लीजिए कि इस लाइन में जो है वो प्रोपोगेशन ऑफ वेव हो रही है, यानी कि वेव इस लाइन में आगे बढ़ रही है। तो वेव जब आगे बढ़ रही है राइट साइड पर, लेकिन राइट साइड पे बढ़ते वक्त वो पार्टिकल्स को जो है वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करा रही है। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं? 90 डिग्री पर हो रहे हैं। इफ़ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर, 90 डिग्री को परपेंडिकुलर कहते हैं बेटा, परपेंडिकुलर टू दी वेव मोशन और प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये इसकी शक्ल आती है, ये ट्रांसवर्स वेव चल रही है। क्लियर है बात? तो ये कहलाती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास? जैसे वाटर वेव हो गई सबसे मशहूर एग्जांपल, पानी में जो लहरें बनती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। वेव इन स्ट्रिंग या रोप, किसी धागे में या किसी रस्सी में जो वेव बनती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रस्सी को हमने अटैच किया, फिर मैंने उसको जड़ दिया
तो उसमें लहर बनती हुई नज़र आई थी इस तरीके की आपको, तो वो भी क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ठीक है, तो इसमें पार्टिकल्स बेटा कैसे वाइब्रेट करेंगे, अप एंड डाउन, और वेव कैसे मूव करेगी, वेव तो आगे बढ़ेगी, लेकिन वेव अगर यहाँ बढ़ रही है तो पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे होंगे, यानी डायरेक्शन ऑफ वेव इधर है, ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, और ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन है, वाइब्रेट्स। क्लियर है बात? सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल। जी बेटा, आवाज़ नहीं आई आप लोगों की? जी सर। ये तो आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी जी बात, आई सर। थिंक। नहीं सर, पढ़ी। ये नहीं पढ़ी हुई, ट्रांसवर्स नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा ठीक है, मैं इसको भी और तफसील से बताता हूँ थोड़ा सा। दूसरी बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें क्या होता है कि वेव को तो आगे बढ़ना है, आपको पता है, वेव को बढ़ना है आगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकल प्रोपोगेशन ऑफ वेव तो आगे, लेकिन यहाँ पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके साथ पैरेलल वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल वाइब्रेट्स पैरेलल। पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो उस वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होती है हमारे पास, साउंड वेव होती है। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास, जैसे हम एक मिसाल के तौर पे बेटा ये समझ लीजिए, वो है एक ट्यूनिंग फोक बना रहा हूँ मैं, जो कि साउंड क्रिएट करता है। इसको जब हम स्टक करते हैं किसी मटेरियल पे, तो होता क्या है कि इसके जो विंग्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं राउंड। अब यहाँ पे एक गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, होगा क्या कि जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेगा, दबाएगा, इधर मूव करेगा, दबाएगा, इधर मूव करेगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि ये इधर मूव करेगा और फिर इधर मूव करेगा। लेकिन करेगा क्या कि फिर जो एनर्जी इसमें से ट्रैवल करेगी वो कैसे करेगी, एनर्जी को तो यहाँ जाना है, लेकिन वो मीडियम को कैसे मूव कराएगी, मीडियम को यूँ इस तरह से पार्टिकल्स मूव होंगे इसमें, यहाँ पार्टिकल यूँ मूव होंगे, यानी वेव को बढ़ना भी आगे। यहाँ पार्टिकल कैसे मूव हो रहे हैं, पार्टिकल यूँ मूव हो रहे हैं और आगे बढ़ते जाना है इस तरह से। यहाँ क्या होगा, पार्टिकल जहाँ वेव जा रही है, वेव अगर यूँ जा रही है तो पार्टिकल भी उसी के साथ साथ यूँ वाइब्रेट हो रहे होंगे इस तरह से। तो होगा क्या कि यहाँ पे बन जाएगा कंप्रेशन। ये देख रहे मीडियम के पार्टिकल एक जगह जमा हो गए, यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ जमा हो गए, फिर यहाँ गैप है, फिर यहाँ जमा हो गए ज़्यादा, यहाँ गैप है। तो देख रहे हैं आपने, इसने एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके साथ क्या बिहेवियर किया, एक जगह उन्हें कंप्रेस कर दिया, एक जगह रिलैक्स कर दिया, फिर उन्हें कंप्रेस कर दिया, फिर रिलैक्स कर दिया, फिर कंप्रेस कर दिया, फिर रिलैक्स कर दिया। तो ये रीजन बन जाता है कंप्रेशन, रिलैक्सेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन। और यहाँ पे जो बनते हैं ट्रांसवर्स वेव में क्या बनता है कि ये क्रस्ट कहलाता है और नीचे वाले हिस्से को हम ट्रफ कहते हैं। कंप्रेशन से लेकर अगले कंप्रेशन तक के फासले को हम कहते हैं वेव की लेंथ, लैम्डा। ये लैम्डा होता है ग्रीक लेटर, इसका नाम होता है वेव लेंथ।
ये वर्ड पढ़ा है पहले आप लोगों ने, वेवलेंथ? जी सर। ठीक है जी। तो लैम्डा का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ। यहाँ पे क्या होता है, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक के फासले को हम कहते हैं वेवलेंथ लैम्डा। एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक के फासले को भी हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ लैम्डा। या जहाँ पर एक साइकिल पूरा हो जाए, एक वेव पूरी कंप्लीट हो जाए, उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं? लैम्डा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? यस सर। इसकी एनिमेशन दिखाऊँ आप लोगों को, या समझ में आ गया है? सर ये कंप्रेशन रिलैक्सेशन वाला समझ में नहीं आया थोड़ा हाँ, एक सा मिनट दिखाता हूँ मैं आपको ना, स्लो से। हम ऑनलाइन हैं तो हम नेट का भी तो सहारा लें, बिल्कुल। साउंड शायद आप लोग को उसकी ना आए, मेरे ख्याल से जूम पे आ जाती है। देखिए बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें देखते हैं। If you're looking for a growth opportunity in Bahrain and you have 3 free hours, this might be a good Waves transfer energy from one place to another. You should already know how to describe them in terms of frequency, wavelength, and amplitude, which we looked at in another video. In this video, we're going to look at 2 ways they can be classified. Waves are produced as a result of vibrations and can be classified as transverse or longitudinal. Whether they are transverse or longitudinal depends upon how the particles are made to vibrate as the energy passes. Let's look at longitudinal first. This is where the particles vibrate parallel to the direction in which the wave of energy is traveling. Notice that the ends of the देखिए बेटा, यहाँ पे वेव कैसे ट्रेवल कर रही है? राइट लेफ्ट। तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं? जैसे स्प्रिंग को हमने खींचा हुआ है, स्प्रिंग को slinky don't ever leave the hands देखें, एक जगह ये कंप्रेस हो रहे हैं, एक जगह रिलैक्स्ड हो रहे हैं। एनर्जी जब ट्रेवल कर रही है इनके अंदर से। समझ आएगा? holding them. It's only the energy that जी सर travels. बात। The places where the coils or particles are bunched together ठीक है। are called compressions. अब ये देखें, An साउंड example of देखिएगा। longitudinal waves is sound. When a drum is struck, the drum जब skin हम ड्रम बढ़ाते vibrates, तो ये which causes the air जो एयर के particles next मॉलिक्यूल्स to होते it हैं to vibrate. उनके साथ This भी इसी causes तरह the से वेव next बन air रही है। particle to vibrate, then the next, and so on until the vibration reaches the ear, causing the eardrum to vibrate. The vibrating air speeds away from the source, creating a sound wave. Let's look at another type of wave, ये ट्रांसफर transverse वेव है। waves. The hand moves up and down. अब हम यहाँ पे हाथ कैसे अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, लेकिन वेव आगे बढ़ रही है। लेकिन वेव जब आगे बढ़ रही है तो वो मीडियम को कैसे डिस्टर्ब करा रही है? अप एंड डाउन एक शेप में। As does the slinky, but the wave itself moves from left to right. So the particles vibrate at 90 degrees to the direction that the energy is moving. We can simply think of it as, in 90 डिग्री का एंगल। longitudinal waves, the hand pulses horizontally, pushing and pulling, and the wave energy also moves horizontally, back and forward. Whereas in transverse waves, the hand moves up and down, but the wave energy still moves horizontally. Again, the ends of the slinky ये मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को।
ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया वेव्स के बारे में, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मज़ीद और भी इसकी वीडियोस हैं, मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपको, उसको देख लीजिए नज़र। अच्छा, आगे बढ़ें आप। जी सर। अब बेटा मैं पहले आपको थोड़ा ट्रांसवर्स वेव को एक्सप्लेन करके फिर मैं इस पर स्टैंडिंग वेव पे आ जाऊँगा कि हमारा ज़्यादा ताल्लुक जो है वो स्टैंडिंग वेव से होगा यहाँ पर। तो बेटा ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास इस तरह की वेव बनती है। इसको आप ज़रा गौर से सुनिएगा इन बातों को, ठीक है, इन्हें नोट भी कर लीजिएगा। तो बेटा ये मान लीजिए एक वेव बन रही है, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, हम इसको वन वेव कहते हैं। इसकी लेंथ कितनी आती है, लैम्डा। इस साइकिल को अगर मैं एक कंपेयर करूँ कि यहाँ पे एक दायरा कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो कैसे, जैसे ये एक सर्किल है। सर्किल का आपको पता है कि बेटा ये जगह 0 होती है, ये 90 होती है। चले यहाँ से बात करते हैं, ये जगह 0 होती है, बल्कि नहीं यहीं से बात करनी पड़ेगी। ये 90 होती है, ये क्या होती है 180, और ये जगह क्या होती है 270, और फिर यहाँ पे आके 360 हो जाता है, एक साइकिल कंप्लीट हो। अब इस वेव को मैं तोड़ दूंगा इस तरीके से, जैसे ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ये नीचे का हिस्सा हो गया। मैंने इसको ब्रेक कर दिया और इस वाले पोर्शन को मैं ट्विस्ट कर देता हूँ। ये ऊपर का पोर्शन ऐसे ही रहा और इस नीचे वाले पोर्शन को बेटा मैं यूँ कर दूँगा, ये कर दिया। तो देख रहे हैं आप साइकिल कंप्लीट हो गया पूरा। ये जगह क्या है 0, 90, 180, तो ये 0, 90, 180, ये हो गया 270, और यहाँ तक पहुँचे क्या हो गया 360। यानी कि इस पॉइंट पर एक साइकिल क्या हो रहा है बेटा हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है बात? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अच्छा जी, इनको अगर मैं रेडियन की फॉर्म में लिखूं तो आपको पता है कि रेडियन में हमारे पास 180 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। और 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। तो बेटा पाई की फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो 90 कितना हो जाएगा, 90 का मतलब 180 डिवाइड बाय 2, तो पाई डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 90। तो 90 क्या कहलाएगा बेटा, पाई बाय 2। 180 क्या कहलाएगा, पाई। 270 क्या कहलाएगा, 3 पाई बाय 4। और 360 क्या कहलाएगा, 2 पाई। तो ये इनके एंगल्स हैं इन टर्म ऑफ रेडियन एंड इन टर्म ऑफ डिग्री, ये आपको याद होने चाहिए। इसमें कोई मसला किसी को? नो सर। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसको बेटा एंगल को हम यहाँ पर फेस का नाम भी कहते हैं कि एंगल इज इक्वल टू फेस। मैं एंगल को फेस भी कह सकता हूँ आगे जाके, ठीक है। अच्छा, ये वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक लैम्डा है, तो बेटा यहाँ तक की वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2। मज़ीद अगर मैं इसको तोड़ दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो अब लैम्डा बाय कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 4। 4। तो आप मुझे बता सकते हैं कि फेज़ में जब एंगल 360 हो रहा है 2 पाई के बराबर, तो उसमें वेवलेंथ कितनी आ रही है, लैम्डा के बराबर आ रही है। तो ये बात याद रखिएगा कि फेस इक्वल टू वेवलेंथ को मैं पाथ लेंथ भी कह सकता हूँ, पाथ लेंथ, रास्ते की लेंथ। तो फेस जब हमारे पास 2 पाई होगा यहाँ पर आकर, यहाँ पे आके कितना हो जाएगा 2 पाई, उस वक्त वेवलेंथ कितनी होगी बेटा, लैम्डा के बराबर होगी। यहाँ तक क्लियर है? ये बातें कल मैं
यहीं से स्टार्ट करूँगा फिर कल के लेक्चर में। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर सर। एक सेकंड दोबारा रिपीट कर दो, कहाँ से बता रहे लास्ट हो? बात बताइए आप। ये वाली बात। अच्छा देखिए बेटा, यहाँ तक जो जी है ना, इसका जो एंगल आ रहा है कितना आ रहा है, 2 पाई। कितना आ रहा है एंगल? 2 पाई। 2 और इस पॉइंट पर इसकी जो लेंथ है वेव की वो कितनी है, लैम्डा के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर फेज़ जो है 2 पाई होगा तो उस वक्त वेव लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, लैम्डा हो जाएगी। फेज़ 2 पाई पर वेव लेंथ कितनी है, लैम्डा। सिर्फ इतना का है, मैंने इससे ज़्यादा नहीं बताया। लैम्डा। ठीक है, बाकी ये 0 होगा, 90, 80, 270, 360, ये सिंपल सी बात है। क्लियर है बात? जी सर। चलें ठीक है, अब मैं आपको स्टैंडिंग वेव की सिर्फ डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह इसको कल इसको आगे देखेंगे। तो स्टैंडिंग वेव से आपको क्या लगता है, इस वर्ड से आपके जहन में क्या आता है? स्टैंडिंग या स्टेशनरी? पहली बात ये जहन में आती है कि ये एक ऐसी वेव होगी जो जहाँ मौजूद है वहीं बन रही होगी। स्टैंडिंग का मतलब मैं हिसाब से कहूँ स्टैंड हेयर, तो आप वहाँ खड़े हो जाएंगे ना, आप वहीं से हिलेंगे नहीं वहाँ से। तो ये ऐसी वेव होती है कि ये अपनी जगह पे ही बनती है। इसकी मिसाल क्या है, सबसे बेस्ट मिसाल इसकी ये कि अगर एक रबर बैंड को आप या एक धागे को आप इस तरह से स्ट्रेच कर दें और फिर अगर मैं इसको बीच में से यूँ डिस्टर्ब करूँ, प्लग करूँ, तो होगा क्या, आपको इसमें इस तरह की लहर बनती हुई नज़र आएगी। एक धागे को 2 एंड से आपने पकड़ा, बीच में से किसी बंदे ने उसको डिस्टर्ब किया, तो उसमें बेटा इस तरह की लहर बनती हुई नज़र आती है। जी सर। ये वाली वेव कहलाती है स्टैंडिंग वेव। क्या कहलाती है बेटा ये? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन कैसे निकलेंगे वो देख लेते हैं, ज़रा नोट्स देख लेते हैं थोड़े से। तो when two waves traveling in opposite direction having same frequency amplitude superimpose with each other they create standing waves in form of closed loop। ठीक है, अच्छा जी अब इसको ज़रा देखते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है बेटा कि जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होती हैं, मिटा दूँ राइट साइड की बातें? जी सर। देखें बेटा, वेव्स में एक मेकेनिज़्म पाया जाता है, इसको हम इंटरफेरेंस भी कहते हैं, जो मैंने आप लोग को फ़िलहाल नहीं बताया, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है बताने की। कि हो क्या रहा है यहाँ पर कि दो वेव्स आ रही हैं, एक वेव बेटा यहाँ जा रही है, ये वेव इधर जा रही है राइट साइड पर, ये फर्स्ट वेव है। और एक और वेव जो है वो इधर आ रही है, ये तो राइट साइड पे जा रही है, वो इधर आ रही है। दूसरी वेव जो है वो इस तरफ आ रही है, यहाँ। इस तरीके से। तो यहाँ पे दो वेव बेटा कैसे मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ये बात समझ में आ गई? लेकिन होगा क्या कि जब ये आपस में मिक्सड अप होती हैं, क्या होती हैं, मिक्सड अप, तो आपको एक रिजल्टेंट वेव नज़र आती है। सेकंड वेव ये थी, अब इनका रिजल्टेंट आ जाएगी टोटल नेट वेव। तो जब ये दोनों आपस में ओवरलैप हो जाती हैं तो आपको दो की जगह एक वेव नज़र आती है, वो इस शक्ल में नज़र आती है। दोनों आपस में ओवरलैप हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज। जब ये आपस में क्या होती हैं, मिक्सड अप होती हैं। मिक्सड अप हों उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड सुपर इम्पोज कहते हैं। समंदर में दो लहरें बनी, यहाँ से ये बनी, आगे जाके क्या हुआ, मिल गई, एक हो गई।
मिक्स्ड हो गई, उस मिक्सिंग को हम क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज। तो जब दो वेव आपस में बेटा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें, ठीक है, अब इन दोनों वेव में कितने का फ़र्क है ये बताएंगे आप लोग। वही मैंने आप लोग को आगे बताया था कि यहाँ पे इस वेव का क्रस्ट है, तो इस वाली वेव का क्या आ रहा है बेटा, ट्रफ आ रहा है। तो क्रस्ट से ट्रफ, क्रस्ट से ट्रफ तक आने में कितना एंगल हो जाता है, 180। 180 का। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेव्स आपस में कितना इनमें एंगल का फ़र्क है, 180 का। ये 180 आगे चल रही है और ये 180 पीछे चल रही है, क्योंकि इसका क्रस्ट पे क्रस्ट नहीं आ रहा। अगर एक के क्रस्ट पर क्रस्ट फॉल होता तो हम कहते सेम फेस, लेकिन क्रस्ट पे कौन गिर रहा है, ट्रफ। इसका मतलब क्रस्ट पीछे रह चुका है। तो क्रस्ट से क्रस्ट का जो कंपैरिजन किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, क्रस्ट जो है वो अपने दूसरे क्रस्ट से कितना दूर है, 180 के फासले पर है। तो इन दोनों वे में बेटा कितना फ़र्क है, एंगल का डिफरेंस कितना है, 180 का, जिसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसको हम, फेज डिफरेंस। मैंने Phase आपको बताया difference. कि फेज का मतलब एंगल है। फेज डिफरेंस कितना है इनमें, 180। तो अब इसकी हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों और उनमें एंगल का फ़र्क कितना हो, 180 का, जब ये आपस में सुपर इम्पोज्ड होंगी तो ये क्या जनरेट करेंगी, स्टैंडिंग वेव्स इन फॉर्म ऑफ लूप। ये लूप कहलाते हैं। ये जितने दायरे बन रहे हैं ना, ये तो कितने लूप बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये लूप्स कहलाते हैं। दे जनरेट स्टैंडिंग वेव इन टर्म ऑफ लूप्स। यहाँ कितने लूप बने, 1 लूप। अगर इस वेव को मैं दो जगह से डिस्टर्ब करता, अपनी उंगलियाँ दो जगह मारता यूँ करके, तो यहाँ ये इतने लूप बनते। यहाँ कितने लूप बन रहे हैं बेटा धागे में, 2 लूप। इधर बताएं कितने लूप बन रहे हैं, जी यहाँ कितने लूप्स बन रहे हैं, 4 लूप। समझ में आ गई बात। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, व्हेन टू वेव्स आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैविंग फेज डिफरेंस 180, व्हेन दे सुपर इम्पोज दे फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स इन शेप ऑफ लूप्स। सर एक दफा फिर से रिपीट कर दें। डेफिनेशन, जी सर। हाँ, when two waves are traveling in opposite direction having phase difference 180, when they superimposed or mixed up they produce standing waves in shape in term of loops। ये यहाँ लिखा हुआ है, when two waves traveling in opposite direction having same frequency amplitude। frequency amplitude सेम कैसे बेटा, जो वेव ये बन रही है, जो टाइम पीरियड इसका होगा वही टाइम पीरियड इसका होगा। जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, इसकी अगर 1 सेकंड में 4 वेव बन रही है तो इसकी भी 4 बन रही होंगी, क्योंकि इनके जो आप देख रहे हैं टाइम पीरियड सेम आ रहा होगा। क्लियर है बात, जी सर। जितनी लेंथ इसकी है वो जितनी ये ऊंची है उतनी ही ये नीची है, इतनी ही ये ऊंची है, वरना शेप सही से बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये क्या बनाएंगे, स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगे। ठीक है बेटा, ये लूप्स की फॉर्म में बनती है। अच्छा, लूप में ये जो जहाँ पे ये बंद हो रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं नोड्स। ये क्या कहलाते हैं, नोड्स। जहाँ पे वेव की एम्पलीट्यूड 0 हो चुका है और जहाँ पे वेव मैक्सिमम वाइब्रेट हो रही है, उस पोर्शन को हम कहते हैं एंटी नोड। ये बात और देख लीजिए, फिर हम आज के इस लेक्चर को एंड कर देंगे। यहाँ बताता हूँ, देखें बेटा, ये वेव जब वाइब्रेट हो रही है तो ये जगह इसकी मैक्सिमम वाइब्रेशन है,
इस पॉइंट को हम कहते हैं एंटी नोड। और ये जो एंड्स हैं जहाँ देख रहे हैं आप, वेव बिल्कुल एंड हो गई है, इन पॉइंट को हम कहते हैं नोड्स। ये बात याद रहेगी? जी सर। तो बताइए मुझे, एक लूप में कितने नोड्स होंगे और कितने एंटी नोड होंगे? 2 नोड्स होंगे, 1 एंटी नोड होगा। वेरी गुड। एंटी नोड की डेफिनेशन क्या होगी? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। नोड की डेफिनेशन क्या होगी? ज़ीरो एम्पलीट्यूड या मिनिमम एम्पलीट्यूड। जी। क्लियर है बात? जी सर। तो बेटा हमने फ़िलहाल आज ये स्टैंडिंग वेव का ये पोर्शन पढ़ लिया है, लूप्स तक पढ़ लिया है, ठीक है। और एक लूप की वेवलेंथ कितनी होती है? λ/2, ये बात याद रखिएगा। ये जो लूप बनता है ना, ये बना है लूप, तो वेव तो ये होती है पूरी। इस लूप में सिर्फ ये वाला पोर्शन कवर हो रहा है ना, ऊपर वाला, इसका ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं। तो ये वन लूप की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? λ/2 होती है। ठीक है, इसकी लेंथ ठीक कितनी है सर। होती है? λ/2। चलें फिर आज बस यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी, कल इंशाल्लाह फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। कल ये आपका वेव्स का टॉपिक ख़त्म कर दूंगा मैं। स्टैंडिंग वेव मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब बस ये पढ़ाना है मुझे आपको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसके हार्मोनिक्स। न्यूमेरिकल्स में सर इसके? हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स हैं बेटा। कल ये पोर्शन भी आपका हो जाएगा, फिर आपका सिर्फ ये साउंड रह जाएगा। साउंड में 2 टॉपिक हैं। अच्छा, मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट दिया ना बेटा, उसमें ये न्यूटन्स फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड ऐड कर लीजिएगा, ये भी लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। न्यूटन्स फार्मूला ठीक स्पीड है ऑफ साउंड, करेक्टरिस्टिक्स और डॉपलर इफेक्ट, 3-4 टॉपिक रह जाएंगे बस हमारे, तो चैप्टर 8 भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ये वो चैप्टर है जो कॉलेज में तकरीबन महीना लग जाता है इसमें, वो ऑनलाइन में कितनी जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं बेटा। अल्लाह जी हाफ़िज़। सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।